ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग मनी एंड क्रेडिट का पार्ट 2 करेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। ठीक है, आपको मनी का ओल्ड फॉर्म ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। तो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी जो है इट इज़ कॉल्ड करेंसी, और इसमें दो तरह की चीज़ें मेनली होती हैं, पेपर करेंसी एंड कॉइन्स। पेपर करेंसी यानी कि नोट्स। These paper currency and coins are authorized by गवर्नमेंट, और इसलिए उनमें परचेजिंग पावर होती है और वो एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज काम कर सकते हैं। वरना तो आपकी बुक एंड कॉपी में उससे ज़्यादा पेजेस हैं लेकिन उनकी परचेजिंग पावर नहीं है। तो हर एक कंट्री की गवर्नमेंट उसको अथॉरिटी देती है। उन्होंने अपना कोई एक इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन बनाया होता है कि जो उसको जो पेपर और करेंसी एंड कॉइन्स हैं उनको दे पब्लिश, उनको निकालते हैं, प्रिंट करते हैं। इन इंडिया रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो उसको केवल राइट है जो कि करेंसी इशू करता है। ठीक है, तो रिज़र्व, आपने जो नोट होगा उसमें देखा भी होगा कि रिज़र्व बैंक के गवर्नर के साइन होते हैं और उसमें एक प्रॉमिस भी किया होता है कि आई प्रॉमिस टू पे बियरर द अमाउंट ऑफ दिस मच। तो उससे एक विश्वास बना होता है। जैसे आपने डीमोनेटाइजेशन में देखा होगा कि जब पुराने नोट्स की अथॉरिटी ख़त्म हो गई तो अब उनका कुछ परचेजिंग पावर नहीं रही, उनकी कोई वैल्यू नहीं रही, वो दे आर जस्ट लाइक अ वेस्ट पेपर। तो वो जो होता है ये इस बात पे डिपेंड करता है करेंसी की ऑथेंटिसिटी कि उसको गवर्नमेंट ने ऑथोराइज़ किया हुआ है। तो इंडिया में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया को सेंट्रल बैंक एंड बैंक ऑफ द बैंक भी कहा जाता है। ये लोग जनरल पब्लिक डीलिंग नहीं करते और बैंक्स ही इनका डीलिंग होती है। अभी एक नया किस्म का हम कह सकते हैं मनी, दैट इज़ द बैंक डिपॉजिट। आजकल क्या होता है बच्चों कि हम लोग सभी लोग अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट करते हैं। कई साल पहले जो हम लोगों को सैलरी मिलती थी वो कैश में मिलती थी। स्कूल में एक पे डे होता था और उस दिन सबको सैलरी मिलती थी। लेकिन आजकल सारे ही डिपार्टमेंट, चाहे वो प्राइवेट हो पब्लिक हो कोई भी, वो सब बैंक अकाउंट में ही सैलरी ट्रांसफ़र करते हैं। जो बिजनेसमैन हैं वो भी, उनके पास जो भी पैसा आता है वो पूरा पैसा अपने पास कैश नहीं रखते, वो बैंक में जमा कर देते हैं। उसमें हमें दो फ़ायदे हैं, एक तो हमें इंटरेस्ट मिलता है और सेफ भी रहता है। तो अब क्या होता है कि ये जो बैंक डिपॉजिट्स हैं इसको हम अपनी डिमांड पे हम अपना पैसा ले सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारे अकाउंट में 1 लाख रुपए है और हमें 20 लाख की ज़रूरत है। तो हमारे पास कुछ तरीके होते हैं, जैसे ड्राफ्ट बनाना, चेक बनाना। हमें एक फॉर्म भरना पड़ता है और उस फॉर्म से हम अपना पैसा वापस मांग सकते हैं ऑन डिमांड। दैट्स वाई दिस थिंग इज़ कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट्स। तो डिमांड डिपॉजिट्स क्या हैं? दीज आर द डिपॉजिट्स इन द बैंक विच कैन बी ड्रॉन मतलब पैसा निकालना ऑन द डिमांड, सो दैट दे आर कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट। तो डिमांड डिपॉजिट्स भी मनी की तरह आजकल मनी का पर्पस सॉल्व करते हैं। जैसे हम कोई सामान ले रहे हैं तो हम बदले में चेक दे सकते हैं। चेक क्या है? चेक इज़ अ पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द पर्सन's अकाउंट टू द पर्सन इन whose नेम द चेक हैज़ बीन मेड। व्हाट डज इट मीन? चेक एक ऐसा पेपर होता है जिसमें अकाउंट होल्डर अपना साइन के साथ बैंक को ये इंस्ट्रक्ट करता है कि जिसका नाम उसने चेक पे लिखा है उसको पेमेंट कर दिया जाए। मान लीजिए कि कोई एक शॉपकीपर है और वो फैक्ट्री से सामान ले रहा है, वो 10 लाख रुपए कैश नहीं देना चाहता, तो वो अपने बैंक का एक चेक अपने साइन से बनाएगा और वो उस चेक को अपने जहाँ से उसने सामान खरीदा है उसको दे देगा। जब वो चेक को बैंक में जमा किया जाएगा तो ऑटोमेटिक पैसा उसके पास आ जाएगा, या अगर वो कैश लेना चाहता है तो उसको कैश भी मिल जाएगा। तो इस तरह से कुछ और भी तरीके आजकल हो गए हैं बैंक डिपॉजिट्स, जैसे मैंने आपको बताया, जो कि मनी पर्पस को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, और आजकल तो एक और भी नया सिस्टम शुरू हुआ है जो कि एनसीईआरटी में अभी इंट्रोड्यूस नहीं किया है, लेकिन आप सब उससे बहुत फेमिलियर हैं। दैट इज़ द ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। आजकल कई बार ऐसा होता है कि कैश कुछ पेमेंट नहीं हो रहा होता है और ऑनलाइन ही पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है। जैसे आप लोग फ़ीस ऑनलाइन जमा करते हो तो ना तो आपने कैश दिया ना स्कूल ने कैश लिया, लेकिन पैसा अपने आप से
आपके अकाउंट से स्कूल के अकाउंट में चले गया। ऐसे ही आप ऑनलाइन शॉपिंग करते होंगे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह में, तो आप देखते हो कि हम केवल उसमें ऑनलाइन ही ट्रांजैक्शन कर देते हैं, कैश का कोई मूवमेंट नहीं होता। तो इस तरह से मनी का जो डेफिनेशन है वो धीरे धीरे वास्ट होते जा रही है। ये आपकी बुक में एक चेक का फॉर्मेट दिया है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेम कुमार। तो ये क्या लिखा है कि प्रेम कुमार को 52,000 भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है। यहाँ पे साइड में ये दिखाया गया है आपको। ये देखो कि यहाँ पे अकाउंट नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे ब्रांच का नाम लिखा है, इसको जो है ये चेक नंबर कहते हैं। ये टोटल अमाउंट कितना देना है, किसको देना है, वर्ड्स में भी लिखा जाता है जिससे कि कोई कन्फ्यूजन ना हो। और इसको चेक, आपके घर में भी चेक बुक पापा मम्मी की होगी तो देखिए कि कैसे चेक होता है। ठीक है, अब हम आ रहे हैं बैंक के काम की तरफ। तो बैंक जो है ये मेनली 2 तरह के काम करता है। ठीक है, हमने अभी आपको पहले ही बता दिया कि बैंक में डिपॉजिशन का काम होता है। मनी जो है वो बैंक में हम लोग अपनी रखते हैं, और इसके पीछे 2 चीज़ होती हैं, क्योंकि हमको इंटरेस्ट मिलता है। आप मैथ्स में इंटरेस्ट पढ़ते होंगे। मान लो हमने 100 रुपये रखे और 1 साल के बाद हमें 5% के हिसाब से, एनुअल के हिसाब से 105 रुपये हमारे बन गए। अब ये बैंक हमको ये 5% का इंटरेस्ट क्यों दे रहा है? वो कोई सोशल वेलफेयर के लिए तो है नहीं। तो देखो होता क्या है कि बैंक के पास जब ये इनकम आ जाती है, हमारे डिपॉजिट्स चले जाते हैं, तो उसके बाद कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको कि लोन लेने की ज़रूरत है, पैसा उनके पास नहीं है और वो उधार लेते हैं। दे आर कॉल्ड बोरोरर्स। तो ये लोग बैंक में पैसा लेने जाते हैं और बैंक इनको पैसा लोन देता है, पैसा उधार देता है, और बैंक इनसे इंटरेस्ट लेता है। तो नॉर्मली क्या होता है, बैंक अगर हमें डिपॉजिट्स में 5% का इंटरेस्ट दे रहा है तो वो इनसे 7%, कभी कभी 8, कभी 9, 12% इतना इंटरेस्ट लेता है। तो वो हमको इंटरेस्ट कम दे रहा है और जो लोग बोरो कर रहे हैं उनसे इंटरेस्ट ज़्यादा ले रहा है। तो ये जो उसके इस इंटरेस्ट रेट्स का डिफरेंस होता है, ये बैंक का प्रॉफिट हो जाता है। तो इस तरह से ये बैंक की मेन एक्टिविटी 2 होती हैं, डिपॉजिट्स करना और साथ में लोगों को लोन देना, और उसका जो इंटरेस्ट का डिफरेंस है वो उनकी इनकम हो जाती है। अब हमने अभी आपको एक टर्म यूज़ किया लोन। अब उसको हम इकोनॉमिक्स में लोन के बजाय हम कह रहे हैं क्रेडिट। इसको हिंदी में इसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड साख। ठीक है, इसको बोलते हैं साख। तो होता क्या है, ये वर्ड जो निकला है ये इस बात से निकला है कि किसी पर्सन की सोसाइटी में कैसी साख है। साख का मतलब उसका इमेज कैसी है। मान लो तुम्हारा कोई फ्रेंड तुमसे कहे कि मुझे 200 रुपये पैसा उधार दे दो, तो तुम उसको दे तो दोगे, लेकिन ये सोच समझ के दोगे कि वो मेरा पैसा वापस करेगा या नहीं, यानी कि उसकी इमेज कैसी है। आपको लगता है कि नहीं ये ऑनेस्ट है, दे देगा, इसके पास पैसा आएगा, ये दे देगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि इसके पास तो 200 रुपये कभी भी नहीं आएंगे, ये मुझे देगा नहीं, या आपको लगता है कि ये ऑनेस्टी नहीं है, वापस नहीं देगा, तो ये आप उसको पैसा शायद ना दो। तो ये जो क्रेडिट वर्ड है बेसिकली ये इसी से निकला था, लेकिन नॉर्मल बोलचाल में क्रेडिट इज़ यूज्ड फॉर द लोन एक्टिविटी। ठीक है, लोन के लिए। लेकिन होता क्या था पहले कि हम उसी पर्सन को लोन देते थे जिसका मार्केट में अच्छा क्रेडिट हो, तो वहाँ से निकला, और अब हम क्रेडिट को लोन के तरह ही इस टर्म को यूज़ करते हैं। तो क्रेडिट लोन रेफर्स टू एन एग्रीमेंट in which the lender supplies the borrower with money, goods and services। ये एक ऐसी सर्विस है जो कि वो उधार लेने वाले को मनी देते हैं। अब जब देते हैं तो कुछ शर्त रखते हैं, कुछ टर्म्स होती हैं, ऐसे ही नहीं दे देते नॉर्मल। चलो फ्रेंड में कभी 5 रुपये 10 रुपये दे दिए तो अलग बात है। नॉर्मली जब बड़ी रकम का ट्रांजैक्शन होता है तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट डिसाइड होती हैं। टर्म्स का मतलब होता है शर्त, यानी कि किन कंडीशंस में, क्या कंडीशन डिसाइड की गई हैं जिस पे कि क्रेडिट दिया जाएगा। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, पहली चीज़ होती है कोलेट्रल
सिक्योरिटी, कोलेट्रल सिक्योरिटी का मतलब होता है ना जिसको गिरवी रखना कुछ चीज़। कोलेट्रल का मतलब होता है कोई ऐसा एसेट, कोई ऐसी चीज़ जो कि लोन लेने वाला उसको बैंक के पास या जहाँ से भी वो लोन ले रहा है उसको देता है। जैसे लैंड की रजिस्ट्री, मकान की रजिस्ट्री, कार, जानवर, ज्वेलरी, फिक्स डिपॉजिट्स, ये वो पहले जमा कराएगा फिर उसको पैसा मिलेगा। तो ये एक सिक्योरिटी होती है जिससे कि एक गारंटी मिलती है लैंडर को। लैंडर का मतलब जो लोन दे रहा है कि ये मेरा पैसा वापस कर देगा। और उसको एक सिक्योरिटी होती है कि अगर ये मेरा पैसा वापस नहीं करेगा तो मैं इसका मकान रख लूँगा, मैं इसकी ज़मीन रख लूँगा, मैं इसकी कार रख लूँगा, मैं इसकी ज्वेलरी अपने पास रख लूँगा। तो उसके पास एक सिक्योरिटी होती है, इसको कोलेट्रल सिक्योरिटी कहा जाता है। इसके अलावा जो और चीज़ें होती हैं वो क्या डिसाइड की जाती हैं? इंटरेस्ट रेट, कितना इंटरेस्ट पे हम पैसा उधार दे रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन यानी कौन कौन से कागज़ की ज़रूरत है, एक साइन होगा एग्रीमेंट की मैं आपको इतना पैसा दे रहा हूँ वरना तो कल कोई बोल दे कि आपने मुझे दिया ही नहीं। तो ये जितना भी कुछ डिसाइड होता है ये सब कोलेट्रल टर्म्स ऑफ क्रेडिट होता है। मोड ऑफ रीपेमेंट, मोड ऑफ रीपेमेंट मतलब जो पैसा उधार लिया है वो वापस कैसे होगा, एक बार में ही पूरा होगा या इंस्टॉलमेंट में होगा, इंस्टॉलमेंट होगी तो कितनी होगी, हर महीने देना होगा या 6 महीने में देना होगा। ये सब कुछ चीज़ें जो हैं वो क्रेडिट से पहले ही डिसाइड हो जाती हैं और इनको टर्म्स ऑफ क्रेडिट कहते हैं। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। ये देखिए फिर से एक बार दोबारा से है कोलेट्रल सिक्योरिटी, क्या क्या चीज़ें हो गई हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट में। कोलेट्रल सिक्योरिटी आपको बता दिया, गारंटी, डॉक्यूमेंटेशन, कौन कौन से कागज़ चाहिए, टर्म्स ऑफ लोन, बाकी इंटरेस्ट वगैरह इसमें होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, मोड ऑफ रीपेमेंट, ये सब कुछ इसमें डिसाइड कर दिया जाता है। ओके तो दिस इज़ नाउ एक अब हम दूसरा देख रहे हैं कि आपके बुक में ना 2 कहानियाँ दी हैं, 2 स्टोरीज़ दी हैं, वो आप एक बार पढ़ लेना कि जो ये क्रेडिट है इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों हमको क्रेडिट चाहिए होता है। मेनली गांव के एरिया में हमारी कंट्री में अभी भी आपने देखा है कि 22% से ज़्यादा लोग बिलो पावर्टी लाइन है और जो अबव पावर्टी लाइन है उनकी भी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है। तो कई बार उनको कई काम के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है। जैसे फार्मर्स को सीड, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, इलेक्ट्रिसिटी इक्विपमेंट्स, मशीन वगैरह लेने के लिए एक्स्ट्रा पैसा चाहिए, उस समय वो लोन लेते हैं, क्रेडिट लेते हैं। ऐसे ही बीच में आप देखेंगे कि ज़्यादातर हमारी कंट्री के लोग जो हैं प्राइमरी सेक्टर में एंगेज हैं, उसमें भी फार्मिंग सबसे ज़्यादा करते हैं। तो उसका जो आउटपुट आता है वो थोड़े गैप के बाद आता है। मान लो 6 महीने में फसल तैयार हो रही है, बीच में उनके पास पैसे नहीं होते तो अपने डेली रूटीन की चीज़ें के लिए उन्हें पैसा चाहिए होता है तो वो उधार लेते हैं। इसके अलावा कई बार बहुत सारे सोशल फंक्शंस हैं, किसी की शादी है, ब्याह है, कुछ और किसी की डेथ का फंक्शन करना है तो उस सब के लिए भी लोग पैसा लेते हैं। आजकल तो एजुकेशन के लिए भी लोग लोन लेने लगे हैं। कई बार कार लेना है, मकान बनाना है, इन सब चीज़ों के लिए भी लोन लिया जाता है। आपको गांव वाले एरिया का, रूरल एरिया की ज़्यादा इस स्लाइड में बताए गए हैं कि व्हाट आर द कॉजेज़। कोलेट्रल सिक्योरिटी मैंने आपको पहले बता दिया है, दोबारा इसकी डेफिनेशन लिख लेना। ओके इसमें अभी हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट सोर्सेस ऑफ क्रेडिट हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ओके थैंक यू।